और उसके बाद जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है परसों जो है कि जो है छात्रों की मांगे जायज है उनका दमन न करते हुए उनको जो है सुना जाए। लेकिन चूंकि यहाँ की आप सोचिए कि वाइस चांसलर कोई कोई वाइस चांसलर इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। वो सीधे डीजीपी को फोन करती हैं, वो गृह सचिव को फोन करती हैं। यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जब हमसे कभी ऑफ द कैमरा और अकेले में मिलते हैं, चूंकि अब हम लोग भी छात्र राजनीति कर रहे हैं या जो है यहाँ धरना दे रहे हैं और वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनको हमसे हमारी उनकी मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती जी, रहती जी, है। जी, तो वो लोग भी जब ऑफ द कैमरा मिलते हैं, अकेले मिलते हैं, तो बताते हैं कि हम जानते हैं जो है कि आपकी मांगे जायज हैं, आप जो है सही मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे ऊपर जो है ऊपर से दबाव है। डीजीपी हमारे पास फोन करते हैं, हमारे पास गृह सचिव फोन कर देते हैं और ये जो है हमारे जी, पास वाइस चांसलर का फोन ही नहीं आता, हमारे पास डीजीपी का सीधे फोन आता है। तो हम क्या करें? हमको जी, कहा जाता है कि छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज करो। हमको कहा जाता है कि जब जी, आपके ऊपर मारपीट हुई, आप तहरीर देने आए, तो हमको कहा गया कि इनका मुकदमा मत दर्ज करो। तो हम क्या करें? जी, तो इस तरह की चीजें, इस तरह के दबाव में लोग काम कर रहे हैं। अधिकारी भी सारे अधिकारी बुरे नहीं है, तो जो है अच्छे लोग हैं, वो हमारी बातें समझते हैं, उनके भी बेटे बेटियां हैं, वो लोग भी पढ़ते, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग चीजें समझते हैं। लेकिन चूंकि दबाव इतना ज्यादा है, न्यायपालिका का इतना बड़ा दबाव है कि वो सारी चीजें उसके कारण हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा, आपकी बात बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा करती है। आपने जो बात कही इसमें दो दो मैसेज निकल रहे हैं। पहली कि ऐसा लगता है जैसे योगी कुछ कराना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ में नहीं है। दूसरी, बीसी की ताकत बहुत ज्यादा है। इसको हम किस तरह समझे? आपको आपको ऐसा लग रहा है जैसे योगी चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, मतलब उनके देखिए हाथ में नहीं। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि योगी भी कम तानाशाह नहीं है। जिस तरह का बुलडोजर एक्शन और जिस तरह का बुलडोजर राज चला रहे हैं, वो निंदनीय है और वो कोई बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर चूंकि अभी उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों की ताकत देखी, उसके बाद जब 25 तारीख को जो है एक बड़ी काल हुई, तो इलाहाबाद में जो है 50,000 की संख्या में छात्र नौजवान जो है पत्थर गिरजा घर पर एकत्रित हुए थे। तो चूंकि सरकार ये देख रही है कि इस समय छात्रों नौजवानों में किस प्रकार का आक्रोश है, इसलिए योगी जी जो है वो छात्रों से, नौजवानों से बैरमूल नहीं लेना चाहते। तो इस मुद्दे पर परसों अभी अखबार में उन्होंने जो है बयान दिया था कानून व्यवस्था की बैठक में कि ये छात्रों के मुद्दे जायज हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने हमारा समर्थन किया कि छात्रों के मुद्दे जायज हैं और उनकी मांग सुनी जाए, उनका दमन न किया जाए। लेकिन इस वाइस चांसलर की ताकत इतनी अधिक है और वो ताकत सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ कि वो न्यायपालिका की ताकत है। वो वहां से जो है उनको ताकत वो मिल रही है। नहीं तो कोई कुलपति, एक वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो जिसको चाहेगा उसको जो है पिटवा देगा, जिसको चाहेगा उसके ऊपर मुकदमा करा देगा, जिसको चाहेगा उसको निलंबित करा देगा, जिसको चाहेगा उसके घर पुलिस भेज देगा। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे घर पहुंच जाती है। तो मतलब बिना किसी ऑथराइज्ड ताकत के, बिना किसी बड़ी शक्ति के चीजें कैसे संभव है? दोस्तों, हम आज की बात में चर्चा करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आंदोलनकारी छात्रों के बारे में और राहुल की रैली के बारे में। ये दोनों मामले एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता प्रियांशु विद्रोही जी, जो इस वक्त धरने पर हैं और लगातार यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि जवाबदेही तय की जाए और उनकी जो फीस बढ़ाई गई वो वापस की जाए और जो सीटों का कोटा उन्होंने काटा, कम किया है, उसको ठीक किया जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत विवाद हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। प्रियांशु जी, कल की रैली से एक बार चर्चा शुरू करते हैं। कल क्या आपने देखा, क्या हुआ? कल देखिए पूरे इलाहाबाद के नौजवान छात्र एकत्रित होकर जिस प्रकार राहुल गांधी जी को सुनने के लिए उत्साहित थे। गृह जनपद में अपने राहुल जी आए थे। उनके गृह जनपद में इलाहाबाद के नौजवानों ने भरपूर उत्साह से उनको सुना। बड़ी संख्या में प्रशासन द्वारा कई अवरोध लगाए गए। पहले जो है एक बार अनुमति दी गई, फिर कार्यक्रम स्थल की अनुमति निरस्त की गई, फिर जब दोबारा दबाव बना तो दोबारा अनुमति दी गई। उसके बाद रात में वहां जो है सीवर का पानी छोड़ा गया, पूरा कीचड़ वहां हो गया था, थोड़ी बरसात भी हो गई थी। उसके बावजूद जितनी संख्या में, जितनी बड़ी तादाद में नौजवान और छात्र वहां पहुंचे, वो इस बात का प्रमाण है कि इस देश के लोग राहुल गांधी को, नेता विपक्ष को कितनी उम्मीद से देखते हैं और कितनी आशाएं और उम्मीद इस देश को नेता प्रतिपक्ष से हैं। अच्छा, रैली की और क्या खास बातें आपको नजर आई थी? रैली की खास बात ये रही कि राजनीतिक कार्यक्रम नेताओं के होते हैं, उनकी अपनी पार्टीगत रैलियां होती हैं, चुनावी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ने पहली बार शिक्षा को एक नेशनल मुद्दा बनाया है और वो केवल जो छात्रों की गूंज कर रहे हैं, चाहे वो पटना का कार्यक्रम हो, चाहे वो देहरादून का कार्यक्रम हो, चाहे वो कोटा का कार्यक्रम हो और चाहे कल का इलाहाबाद का कार्यक्रम हो। ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था वो एजुकेशन सेंटर्ड था, शिक्षा केंद्रित पूरा कार्यक्रम था। पूरे कार्यक्रम में कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, कोई राजनीतिक जो है चर्चा नहीं हुई, केवल छात्रों की चर्चा हुई, जवाबदेही की चर्चा हुई।
छात्रों के हितों पर जो कुठाराघात हो रहे हैं उनकी चर्चा हुई, किस प्रकार से छात्रों का दमन और शोषण हो रहा है उसकी चर्चा हुई, किस प्रकार से नौकरियां छीनी जा रही हैं उसकी चर्चा हुई, रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है उसकी चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे बीच जो है बीच के दो साथी गए थे, विश्वविद्यालय की चर्चा हुई। तो कहने का मतलब सबसे खास बात कल के रैली की ये रही कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, पूरा एजुकेशन सेंटर्ड प्रोग्राम था और पूरी चर्चा छात्रों पर और शिक्षा व्यवस्था पर केंद्रित रही। कि वहां आपके जो आपने कहा 2 छात्र प्रतिनिधि आपके यहाँ से गए थे, तो जिस जी तरह की उन्होंने बात रखी और बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की चर्चा की, जी वो वीडियो भी वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे लाइब्रेरी में अंदर जाने नहीं देते, 5 बजे बंद कर दी जाती है, 50 तरह के तक दिए जाते हैं, पानी की टंकी जो पीने की है उसमें कीड़े हैं, उसका ऑब्जेक्शन होता है, नहीं सुना जाता। बहुत सारी जो कार्रवाइयां हुई हैं आंदोलन के दौरान उस पर उन्होंने अपनी बात कही। मैं जरा समझना चाहता हूँ थोड़ा व्यूअर्स की जानकारी के लिए इस मुद्दे को थोड़ा इस बात को पूरा थोड़ा विस्तार से बताएं। विवाद क्या है? देखिए इलाहाबाद विवाद यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच का विवाद क्या है? कब से आपका आंदोलन शुरू हुआ? कौन कौन शामिल है? पूरी चीज डिटेल में थोड़ा बताएं। देखिए विवाद कोई नहीं है, हम छात्र हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हम यहाँ के विद्यार्थी हैं, हमने यहाँ फीस जमा की है। तो हम अपनी कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, अपनी कुछ जायज मांगों को लेकर के विगत 10 जुलाई से धरने पर है। हमारी मांगे क्या है? हमारी पहली मांग ये है कि इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कोर्सेज की कुल मिलाकर 6000 सीटें काटी गई हैं, 6000 सीटें कम कर दी गई हैं। मतलब विश्वविद्यालय में 6000 छात्रों को आने से रोकने का ये प्रयास है, रोका गया है। तो हमारी पहली मांग ये थी कि जो ये सीटों की कटौती हुई है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरी हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि 2022 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अचानक से सभी कोर्सेस में 400% की फीस वृद्धि हुई, 400% की, और उसके बाद से प्रति वर्ष 10 से 14% की फीस बढ़ोतरी हो रही है। यूजी कोर्सेस और हॉस्टलों में 10% और पीजी कोर्सेस में 14%, पीएचडी में 10%। इस तरह से हर कोर्सेस में हर साल 10 से 14% की फीस बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सार्वजनिक संस्थान हैं, जो सरकारी संस्थान है, उनकी फीस अगर इस तरह से बढ़ेगी तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में क्या अंतर रह जाएगा? फिर कौन लोग यहाँ आ पाएंगे? किसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी? गरीब लोगों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो अगर इनकी फीस भी इतनी ज्यादा होगी तो फिर उनके लिए तो वो तो यहाँ पे फिर आने से वंचित रह जाएंगे। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगे। तीसरी मांग हमारी जो है वो ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ से देश के 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 8 मुख्यमंत्री और न जाने कितने विधायक और सांसद निकले। नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा निकले, तो उस पर ताला लगा दिया गया है। छात्र संघ खैर इलाहाबाद का नहीं, कहीं का हो, वहां के छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां के छात्रों की आवाज होती है, वो कहीं ताला नहीं लगना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिस बात पर गर्व करता है, वो सबसे जो है गर्व करने वाली बात यही है कि हमारे यहाँ से 3 प्रधानमंत्री निकले, राष्ट्रपति निकले, मुख्यमंत्री निकले, और आपने आज उसी छात्र संघ पर ताला लगा दिया है। छात्रों की आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी तीसरी मांग ये है कि छात्र संघ बहाली हो। चौथी मांग जो हमारी है वो ये है कि इलाहाबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी जो लाइब्रेरी है वो सेंट्रल लाइब्रेरी है। देश में 58 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कोई ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी 8 घंटे खुलती हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी मात्र 8 घंटे खुलती है और वो भी क्लास टाइमिंग पे खुलती है। जिस बहुत टाइम पे हैरानी की छात्रों की बात। जिस टाइम पे छात्रों की क्लास रहती है उसी टाइम पे लाइब्रेरी रहती है। तो छात्र क्लास में पढ़ेगा कि लाइब्रेरी में पढ़ेगा? तो हमारी चौथी मांग जो है कि सेंट्रल लाइब्रेरी को 24 घंटे खोला जाए। इन मांगों को लेकर के हम पिछले 10 जुलाई से धरने पर हैं, क्रमिक धरने पर, गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन चूंकि यहाँ के प्रशासन, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो वाइस चांसलर है, यहाँ के जो चीफ प्राक्टर है, वो लोग तानाशाह पूरी तरीके से हो चुके हैं। वो हमारा निलंबन करते हैं। हमारे 5 साथियों का निलंबन किया गया, मुझ सहित मेरे 5 साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बाद भी जब हम लोग, और हमको कई तरह की धमकियां दिलाई गई कि आप लोग धरना खत्म करिए, हटिए, उठिए यहाँ से। जब हम लोग नहीं माने, हम लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो 4 अगस्त को पेट गुंडे, बाहर से पैसा दे करके पेट गुंडे बुलाए गए और उनके द्वारा हमारे ऊपर हमला कराया गया, हमारे साथियों के ऊपर हमला कराया गया। हमारे साथ कुछ छात्राएं धरने पर थी, उनके साथ बदसलूकी, बदतमीजी की गई, उनके जो है कपड़े फाड़े गए। कई हमारे साथियों के सर में जो है 2 से 3 इंच गहरे घाव आए हैं। एक साथी का हाथ फ्रैक्चर हुआ। एक साथी हमारा 3 दिन स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती रहा, उसके जो है सर में ब्लड क्लॉटिंग हो गई। इस तरह का बर्बर हमला कराया गया।
प्रशासन द्वारा, और पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी के गार्ड दोनों मौजूद थे। दोनों की मौजूदगी में सुनियोजित हमला हुआ। हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कहते भी रहे कि हमको इस तरह की आशंका है कि कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, आप अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था, पुलिस फोर्स आप बुलाइए, लेकिन उस तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया और उसके बाद ये सारी घटनाएं प्रशासन की मौजूदगी में हुई। उसके बाद जब इस घटना के बाद हम लोग तहरीर देने के लिए थाने, अपने नजदीकी थाने कर्नलगंज पर गए, तो वहां हम दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बैठे रहे। हमारा मेडिकल नहीं कराया जा रहा था। रात को 11 बजे, आप सोचिए कि हम पीड़ित हैं और हमको थाने के सामने चक्का जाम करना पड़ा, तब जाकर के हमारा रात को मेडिकल हुआ 11 बजे, 4 अगस्त की रात को। उसके बाद जब मेडिकल हो जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया पुलिस द्वारा, यहाँ के एसएचओ द्वारा हमसे ये कहा गया कि हम जो है कल सुबह 10 बजे, यानी कि 5 तारीख को, 6 तारीख को सुबह 10 बजे, हम 5 को सुबह 10 बजे हम जो है मुकदमा दर्ज करेंगे। 5 को जब हम लोग सुबह पहुंचे 10 बजे थाने पर कि भाई हमारी तहरीर पर आप मेडिकल हो गया है, आपने आज मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था, हमको एफआईआर की कॉपी दीजिए, तो वो हिला हवाली कर रहे थे। फिर हमको 5 तारीख को 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने जो लखनऊ मार्ग 4 लेन हाईवे है उसको जाम करना पड़ा। जब फिर हम लोगों ने दिन भर चक्का जाम किया, तब जाकर के शाम को जो है मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें भी जो मुख्य आरोपी थे उनको बचाने का प्रयास किया गया, उनका नाम नहीं डाला गया। तो कहने का मतलब ये जो पूरी तरीके से प्रशासनिक तानाशाही चल रही है, जो मिलीभगत चल रही है, ये सब इस कारण हो रहा है। पूरी अराजकता की जो जड़ है वो यहाँ की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव है, और उनके बल पर उनके जो चंडाल चौकड़ी हैं, जो उनके पाले हुए लोग हैं। आप सोचिए कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ प्रोफेसर 150 से 200 प्रोफेसर है, असिस्टेंट और एसोसिएट की बात छोड़ दीजिए, प्रोफेसर। और यहाँ का नियम है कि जो कुलानुशासक प्रॉक्टर बनेगा वो प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 8 महीने से एक असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रभारी कुलानुशासक, कार्यवाहक कुलानुशासक बना के रखा हुआ है। इतने प्रोफेसर होने के बावजूद कोई स्थायी कुलानुशासक नहीं बना रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर को इन्होंने प्रॉक्टर बना के रखा है। क्यों? क्योंकि वो वीसी के इशारे पर चलता है। वो वाइस चांसलर जो कहती है वो करता है, वाइस चांसलर का नुमाइंदा बन के रहता है। वो नियुक्ति तो उसकी शिक्षक के तौर पर हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, लेकिन वो एक दिन क्लास लेने नहीं जाता है। वो केवल वाइस चांसलर के कहने पर अपने प्रॉक्टर ऑफिस में बैठकर छात्रों के ऊपर मुकदमा कराता है, उनको निलंबित करता है, उनको निष्कासित करता है और इस तरह की दंडात्मक कार्रवाइयां करता है। डेमोक्रेटिक स्पेस के नाम पर विश्वविद्यालय में जो है डेमोक्रेटिक स्पेस शून्य हो गया है। यहाँ अगर आप किसी किताब पर चर्चा करना चाहें, मतलब आप समझिए कि जैसे आप दिल्ली गए हैं, लखनऊ गए, किसी शहर में गए हैं और वहां आपके 5 मित्र हैं और पांचों मित्र मिलकर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कहीं रोड के किनारे, फुटपाथ पर, कहीं किसी गार्डन में, किसी को कहीं बैठ के चर्चा आप कर सकते हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धारा 144 जैसी स्थिति है। यहाँ अगर आप 5 लोग बैठ के किसी किताब पर, किसी विचारधारा पर, किसी देश के मुद्दे पर, किसी दुनिया के मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो विश्वविद्यालय के प्रशासन जो कुलानुशासक हैं वो यहाँ के गार्ड आ जाते हैं और आपको रोकते हैं और कहते हैं कि इसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब आप सोचिए कि अगर कैंपसों में आपको चर्चा करने के लिए 5 लोगों को एक साथ सामूहिक रूप से बैठने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ रही है, तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी खराब है और कितनी नाजुक हालात। इसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर तमाम तरह की दंडात्मक कार्रवाइयां की गई। पुलिस द्वारा हमारे घर फोन किया जाता है, पिताजी को और जो है घर के लोगों को कहा जाता है कि जो है तुम्हारा लड़का यहाँ गुंडई कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, नेतागिरी का शौक चढ़ा है, तो हम सारा भूत जो है उतार देंगे। मैंने इस तरह की चीजें, आप सोचिए कि नीचता की जितनी पराकाष्ठा हो सकती है वो ये पार कर रहे हैं, तानाशाही की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, जितनी तरह से प्रताड़ना दे सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं, वो सारे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, लाल पद्मधर को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले लोग हैं, और इलाहाबाद की जमीन का, इलाहाबाद की धरती का तो क्रांति का एक इतिहास रहा है, तो हम लोग इन तमाम कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि जब तक शरीर में खून का आखिरी कतरा रहेगा तब तक हम इस विश्वविद्यालय को मादर संस्था मानते हैं, और उसके साथ हम जो है कोई छल होने नहीं देंगे, कोई कुठाराघात होने नहीं देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा हम लड़ते रहेंगे सत्य के लिए, न्याय के लिए और अपने अधिकारों के लिए। अच्छा, पूर्व की बातचीतों में जिक्र किया आपने संघ का, इस तरह के आरोप आपकी तरफ से पहले भी कहा गया कि नहीं, ये यहाँ पर संघ की कोई एक्टिविटी होती है तो बड़ा इजीली करवा ली जाती है, हमको रोका जाता है। थोड़ा बताइए संघ का इसमें क्या रोल है? अगर यूनिवर्सिटी है तो इसमें संघ का क्या रोल है, ये सब जानना चाहेंगे, क्योंकि एक आरोप लग रहा है कि संघ कंट्रोल कर रहा है सारी यूनिवर्सिटीज को। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं और इस संघ के रोल पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस पूरे देश में जो वाइस चांसलर्स बन रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी, जो वो सारे लोग संघ के हैं। जो यूनिवर्सिटियां थी उनको अब यूनिवर्सिटी ने बना करके संघ के प्रचार का अड्डा बनाया जा रहा है। जो प्रोफेसर बन रहे हैं, जिनकी नियुक्तियां हो रही है, वो संघ के प्रचारक हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
आम छात्रों को ओपन लॉन में बैठकर किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है। किसी और छात्र संगठन के लोगों को अपना झंडा लेकर, बैनर लेकर कैंपस में घुसने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो आरएसएस को अपनी मात्र संस्था मानते हैं, जो आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें बाहर के लोग आते हैं, जो उनके प्रांत संगठन मंत्री होते हैं और जो प्रांत मंत्री होते हैं, ये बाहर के लोग आते हैं और यूनिवर्सिटी उनको जो है हाल लाट करती है। वो यहाँ अपना इकाई सम्मेलन करते हैं, यहाँ अपना प्रांत सम्मेलन करते हैं, कैंपस के अंदर, कैंपस के हाल में, यूनिवर्सिटियों के हाल में। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? अगर उसकी अनुमति दी जा रही है तो साफ तौर पर जाहिर है कि जो लोग अनुमति देने वाले लोग हैं वो लोग भी उसी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग भी उसी तरह की विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, इसीलिए इस तरह का जो है काम किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग यूनिवर्सिटी के लीगल छात्र हैं। कैंपस के अंदर अगर लीगल छात्र चर्चा करता है तो नहीं करने दी जाती, लेकिन जो मैं जिस संगठन का नाम ले रहा हूँ एबीवीपी, उसके संगठन के पदाधिकारी दिल्ली से, गुजरात से, बाहर से जो लोग आते हैं, उनको उनके कहने पर यहाँ की वाइस चांसलर, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अपने केबिन में उनसे मिलते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं और उनको कार्यक्रम करने के लिए हाल लाट होता है। तो ये पूरी तरह से जो है जाहिर है, जग जाहिर है, इसमें छुपाने वाली और जो है शक और संदेह वाली कोई बात नहीं है। ये पूरी तरह से साफ है कि एक विचारधारा के लोग हैं और वो लोग उसी विचारधारा के प्रचार तंत्र के रूप में, उसी विचारधारा के प्रचार के अड्डे के रूप में विश्वविद्यालयों को विकसित करना चाहते हैं। जी। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा, क्या राहुल ने आपके इस धरने प्रदर्शन को लेकर कुछ वादा किया है आपसे या कुछ कहा है? अगर ऐसी कोई बातचीत हुई है तो जरा उसकी भी जानकारी दें, दर्शकों को पता लगे कि भविष्य में क्या मतलब कोई प्लानिंग है या कोई और बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में। देखिए, हम लोग जो धरना अपना चला रहे हैं, ये तो जब तक निरंतर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये चलता रहेगा। राहुल जी के सामने कल मंच पर हमारे जो दो साथी गए थे, उन्होंने बेबाकी से, मजबूती से विश्वविद्यालय की सारी अनियमितताएं उनको बताई, सारे मुद्दे उनके सामने रखे। राहुल जी ने कहा है, मंच से कहा है, अगर आप वो पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो उसमें मंच से उन्होंने, हमारे एक साथी ने उनसे जो है कहा भी कि इस तरह की चीजें वहां चल रही हैं, आप आइए। तो राहुल जी ने कहा कि निश्चित रूप से आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। तो अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम संपर्क करेंगे और प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी जी जो है आए यहाँ विश्वविद्यालय में, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। सरकार के खिलाफ अगर सबसे मजबूत आवाज किसी की होती है तो नेता विपक्ष की होती है। तो उन्होंने वादा किया है कि हम, अगर आप बुलाएंगे विश्वविद्यालय में, तो मैं अभी तो शहर में आया हूँ, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी मैं आऊंगा अगर आप बुलाएंगे तो। ये वादा उन्होंने किया है नेता प्रतिपक्ष ने। जी, तो आपकी तैयारी है, आप अगले कुछ दिनों में इस तरह का कोई प्रस्ताव उन्हें दे सकते हैं आने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। अभी तो जो है 12 तारीख को हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारे आदर्श हैं, जिनके नाम पर यहाँ शपथ ली जाती है, जिनके नाम पर यहाँ के छात्र संघ चुनावों के बाद शपथ ली जाती है, लाल पद्मधर जो है इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के जो अंग्रेज कलेक्टर डिक्सन और आगा ने उन पर गोली चलवा दी थी और वो जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, तो शहीद हुए थे। वो विश्वविद्यालय के बीएससी के छात्र थे, उनकी शहादत दिवस है 12 अगस्त को। हम लोग इसी 12 तारीख को एक बड़े मार्च की तैयारी में है अभी। तो 12 तारीख को हमारा वो बड़ा मार्च होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के हमारे छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी आएंगे। हम कुछ एल्यूमिनाई जो विश्वविद्यालय के रहे हैं उनको हम बुलाने का काम करेंगे। यहाँ के कुछ जो बौद्धिक वर्ग है वो लोग आएंगे, वो बड़ा मार्च हम करेंगे और उसके बाद हम निश्चित रूप से एक दिन इस कार्यक्रम की हम प्लानिंग अभी कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष को बुलाने का काम करेंगे, बुलाएंगे उनको। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि आपके छात्र संगठन में दिशा का नाम लिया गया और कौन-कौन से छात्र संगठन आए जिन्होंने आपके लिए समर्थन का ऐलान किया या वहां आकर बैठे, आपको सहयोग की बात की? थोड़ा सा संगठनात्मक सहयोग के बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है? देखिए, जो भाजपा का जो आरएसएस का अनुसांगिक संगठन एबीवीपी है, उसके अलावा जितने छात्र संगठन हैं, सबके लोग जो है इस धरने में शामिल हैं। आइसा के लोग हैं, एसएफआई के लोग हैं, दिशा के लोग हैं, हम लोग जैसे समाजवादी छात्र सभा से हैं, एनएसयूआई के लोग हैं, डीएसओ के लोग हैं, सारे संगठनों के लोग हैं, केवल एबीवीपी को छोड़ के। लेकिन ये जो हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन चला रहे हैं, ये हम किसी संगठन के नाम पे नहीं चला रहे हैं। हम इसमें किसी संगठन का बैनर और पोस्टर लगा करके नहीं कर रहे हैं। हम इसको जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय संघर्ष समिति हमने एक बनाई हुई है, हम उसी के नाम पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन एबीवीपी के अलावा सारे संगठनों का सहयोग हमको मिल रहा है, सारे संगठनों के लोग हमारे साथ हैं। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी और प्रशासन के बीच में, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, उसके बीच में किसी स्तर की कोई बातचीत हुई है या कुछ प्रोग्रेस हुई है या मामला अभी अटका हुआ है, किसी तरह का संवाद है ही नहीं? देखिए, पहले तो प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन था। हम लोग कई दिन तक बैठे रहे, कोई मिलने नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब हमने कई माननीय सांसद गणों से, कई विधायक गणों से हमने जो है बात की, उन्होंने हमारी आवाज उठाई।
आपके बिहार के बक्सर के सांसद हैं सुधाकर सिंह जी, उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। आजाद समाज पार्टी के जो सांसद नगीना से हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने हमसे जो है फोन पर वीडियो कॉल पर बात की। समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, उन्होंने जो है हमारा मुद्दा उठाया। तो जब उसके बाद राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके हमारा मुद्दा उठाया। तो जब बड़े स्तर पर हमारी आवाज उठने लगी, जब देश के सर्वोच्च पटल पर सदन तक हमारी आवाज पहुंचने लगी, तब जो है प्रशासन के हाथ पांव फूले। डीसीपी सिटी, एडीएम सिटी और एसडीएम सिटी सब कई लोग आए थे प्रशासन के साथ। उन्होंने जो है हमसे बात करने का प्रयास किया। हम लोग भी देखिए संवेदनहीनता में, संवादहीनता में हम विश्वास नहीं करते। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को जी, मानने वाले लोग हैं, तो हम संवाद में विश्वास जी, करते हैं। संवाद के सारे रास्ते हमने खुले रखे हैं। 2 दिन की हमारी मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग थे और जिला प्रशासन के लोग थे। लेकिन वो मीटिंग बेनतीजा रही, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि ये हमारी मांगों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। केवल घुमाने का और भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सीट कटौती की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वो देखिए अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें जो है वो समर्थ पोर्टल एक आ गया है उसके कारण हो रहा है और फलाना ढिमाका एनटीए और देश, जबकि सारी चीजें एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कार्यकारी परिषद होती है, जो एकेडमिक काउंसिल विद्वत परिषद होती है विश्वविद्यालय की, ये सारे निर्णय उनके द्वारा होते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि हमको कुछ पता नहीं, तो भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। फीस वृद्धि पर आप बताइए कि फीस पर फैसला लेने का अधिकार किसका है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद तय करती है कि विश्वविद्यालय की फीस कितनी होगी, जिसकी अध्यक्ष वाइस चांसलर होती है और साल में 2 बार उसकी मीटिंग होती है। लेकिन उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप जब मीटिंग करते हैं तो केवल हमसे ये कहते हैं कि आप लोग धरना खत्म कर दीजिए, आप लोग धरने से उठ जाइए। तो हम जिन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं, अगर आप धरना खत्म कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग धरने से उठ जाएं, तो आप हमारी समस्याओं का समाधान करिए ना। हम आपसे कोई अपना निजी घर बनवाने के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई निजी लाभ देने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सारे छात्रों के लिए जो कॉमन मांगे हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं वास्तव में कि धरना खत्म हो, हम लोग जो है छात्रों का अध्ययन अध्यापन बाधित ना हो, हम लोग भी पढ़ने लिखने आए हैं, हम लोग भी विद्यार्थी हैं, हम लोगों को भी क्लास करना है। तो अगर आप चाहते हैं वास्तव में, तो हमारे मुद्दों का समाधान करिए। आप मीटिंग में बुलाकर और चाय और पानी पिलाकर और उसके बाद जो है भ्रमित करके और जो है केवल ये कहेंगे कि धरना खत्म कर दीजिए, तो हम कैसे खत्म कर देंगे? हमारे मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, हमारी समस्याओं पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, उन पर जो है आप उनका कोई समाधान नहीं निकालना चाहते। तो प्रशासन से 2 दिन हमारी बातचीत हुई, दोनों दिन बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि समस्याओं के समाधान पर कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। अच्छा, राहुल की रैली के बाद क्या माहौल है इस समय प्रयागराज में? क्या ऐसा लगता है कि प्रशासन का जो प्रेशर है वो डबल हुआ है और चीजें अब नहीं, तेजी से आगे बढ़ सकती हैं? प्रशासन पर प्रेशर तो बिल्कुल डबल हुआ है और उसके बाद जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है परसों जो है कि जो है छात्रों की मांगे जायज है, उनका दमन न करते हुए उनको जो है सुना जाए। लेकिन चूंकि यहाँ की, आप सोचिए कि वाइस चांसलर, कोई कोई वाइस चांसलर इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? वो सीधे डीजीपी को फोन करती है, वो गृह सचिव को फोन करती है। यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जब हमसे कभी ऑफ द कैमरा और अकेले में मिलते हैं, चूंकि अब हम लोग भी छात्र राजनीति कर रहे हैं या जो है यहाँ धरना दे रहे हैं और वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनको हमसे हमारी उनकी मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती जी, रहती है। जी, तो वो लोग भी जब जी, ऑफ द कैमरा मिलते हैं, अकेले मिलते हैं, तो बताते हैं कि हम जानते हैं जो है कि आपकी मांगे जायज हैं, आप जो है सही मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे ऊपर जो है ऊपर से दबाव है। डीजीपी हमारे पास फोन करते हैं, हमारे पास गृह सचिव फोन कर देते हैं और ये जो है हमारे जी, पास वाइस चांसलर का फोन ही नहीं आता, हमारे पास डीजीपी का सीधे फोन आता है। तो हम क्या करें? हमको जी, कहा जाता है कि छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज करो, हमको कहा जाता है कि जब जी, आपके ऊपर मारपीट हुई और आप तहरीर देने आए तो हमको कहा गया कि इनका मुकदमा मत दर्ज करो। तो हम क्या करें? जी, तो इस तरह की चीजें, इस तरह के दबाव में लोग काम कर रहे हैं। अधिकारी भी सारे अधिकारी बुरे नहीं है, तो जो है अच्छे लोग हैं, वो हमारी बातें समझते हैं, उनके भी बेटे बेटियां हैं, वो लोग भी पढ़ते, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग चीजें समझते हैं। लेकिन चूंकि दबाव इतना ज्यादा है, न्यायपालिका का इतना बड़ा दबाव है कि वो सारी चीजें उसके कारण हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा। आपकी बात बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा करती है। आपने जो बात कही इसमें दो दो मैसेज निकल रहे हैं। पहली, कि ऐसा लगता है जैसे योगी कुछ कराना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ में नहीं है। दूसरी, बीसी की ताकत बहुत ज्यादा है। इसको हम किस तरह समझे? आपको आपको ऐसा लग रहा है जैसे योगी चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, मतलब उनके देखिए, हाथ में नहीं है? 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि योगी भी कम तानाशाह नहीं है। जिस तरह का बुलडोजर एक्शन और जिस तरह का बुलडोजर राज चला रहे हैं, वो निंदनीय है और वो कोई बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर चूंकि अभी उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों की ताकत देखी, उसके बाद जब 25 तारीख को जो है एक बड़ी काल हुई, तो इलाहाबाद में जो है 50,000 की संख्या में छात्र नौजवान जो है पत्थर गिरजाघर पर एकत्रित हुए थे। तो चूंकि सरकार ये देख रही है कि इस समय छात्रों नौजवानों में किस प्रकार का आक्रोश है, इसलिए योगी जी जो है वो छात्रों से, नौजवानों से बैरमूल नहीं लेना चाहते। तो इस मुद्दे पर परसों अभी अखबार में उन्होंने जो है बयान दिया था कानून व्यवस्था की बैठक में कि ये छात्रों के मुद्दे जायज हैं।
इस मुद्दे पर उन्होंने हमारा समर्थन किया कि छात्रों के मुद्दे जायज है और उनकी मांग सुनी जाए, उनका दमन न किया जाए। लेकिन इस वाइस चांसलर की ताकत इतनी अधिक है और वो ताकत सीधे-सीधे मैं कह रहा हूँ कि वो न्यायपालिका की ताकत है। वो वहां से जो है उनको ताकत वो मिल रही है। नहीं तो कोई कुलपति, एक वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो जिसको चाहेगा उसको जो है पिटवा देगा, जिसको चाहेगा उसके ऊपर मुकदमा करा देगा, जिसको चाहेगा उसको निलंबित करा देगा, जिसको चाहेगा उसके घर पुलिस भेज देगा। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे घर पहुंच जाती है। तो मतलब बिना किसी अ ऑथराइज्ड ताकत के, बिना किसी बड़ी शक्ति के चीजें कैसे संभव है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एमपी में आपकी यूपी पुलिस पहुंची है या एमपी की पुलिस जी, जी, पहुंची है जी। पूछताछ करने के लिए? बिल्कुल जाती है और तमाम तरह के जो है हथकंडे अपना करके फ़ोन करके घर पर ये कहा जाता है कि आपका बेटा जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर जो है आंदोलन कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, जेल चला जाएगा, गैंगस्टर लग जाएगा, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं। बड़ी हैरान करने वाली जानकारी है कि ये सारी एक्टिविटी हुई है। तो पीछे एक चीज़ मैं एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ। जी, आप जी, देखिए कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्य द्वार है, मेन गेट। और मेन गेट पर आप देखिए कि 3-3 ताले लगे हुए हैं ये जी, जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मेन गेट है और मेन गेट पर देखिए 1, 2 और ये 3। जी, 3 ताले जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे हुए हैं और गेट को जो है जेल की तरह जेल में तब्दील कर दिया गया है। ये मेन गेट है। ये मुख्य द्वार है नहीं, विश्वविद्यालय का। ये हर दिन बंद रहता है या संडे के दिन बंद है? नहीं, जब से हम लोग धरना दे रहे हैं तब से इस गेट को बंद कर दिया गया है। ये लगातार जो है इस पर 3-3 ताले, तो आप सोचिए कि जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर 3 ताले, 2 जंजीरें लगी हों, उसको कैदखाना बनाया जा रहा हो, वहाँ कितनी जो है गंभीर और कितनी संवेदनशील परिस्थितियाँ हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो दोस्तों आपने प्रियांशु को सुना और मैं आपको बता दूँ बेहद चौंकाने वाली जानकारी है। ये एक शिक्षा का मंदिर है, जहाँ बच्चों को सुना जाना चाहिए, यही हमारे कल का भविष्य है। यही गाड़ी चलाएँगे और सब पीछे बैठेंगे। तो हम वो ज़िद क्यों करते हैं जिससे भविष्य बच्चों का नाश हो, उनका नुकसान हो। ये एक ऐसी ज़िद है जो हमारे देश को नुकसान पहुँचा रही है। मुझे हैरानी है और मेरे ख्याल से हर व्यूअर जो भी इसे देखेगा उसे बहुत हैरानी होगी कि वीसी की एक ऐसी ज़िद जो बच्चों के भविष्य को नर्क कर रही है, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो रही है। उम्मीद है कि सरकार इस पर सोचेगी और उम्मीद ये भी है कि योगी कुछ तो अपनी चलाएंगे। जब वो बुलडोजर चलाने को तैयार हैं तो यहाँ अपनी बात क्यों नहीं चलाते? इस यूनिवर्सिटी में अपनी बात क्यों नहीं चलाते? वीसी से क्यों नहीं मनवाते? बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? ये सवाल तो योगी जी पर भी है कि जब आप बात बात पर बुलडोजर की बात करते हो, बात बात पर प्रशासन की बात करते हो, बात बात पर सिस्टम की बात करते हो, तो बच्चों की बात आप कब करेंगे? ये सवाल तो योगी से भी है कि आपको करनी चाहिए थी और ऐसी क्या बात है कि आपकी बात वीसी नहीं सुन रहे हैं। तो ये इस पर उन्हें स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक और इस मुद्दे पर प्रियांशु ने बहुत बेहतरीन डिटेल दी है, इंपॉर्टेंट डिटेल दी है जो हमारे लिए आई ओपनिंग है। प्रियांशु जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।